नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। शुरुआत करते हैं खबरें सुपरफास्ट की। राजस्थान में सियासी दंगल लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से ये मामला निकलकर अब राज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री हो गया है। इस दंगल के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक बार फिर से कैबिनेट बैठक बुलाई, जिसमें विधानसभा का सत्र बुलाने को लेकर मंथन हुआ। लेकिन इसी बीच बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के कांग्रेस में विलय पर एक और अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। बीजेपी विधायक मदन बिलावर ने ये याचिका लगाई है। इससे पहले उनकी एक याचिका को खारिज कर दिया था। दूसरी तरफ 6 विधायकों के विलय पर मायावती आग बबूला हैं। मायावती ने कहा है कि कांग्रेस की ओर से कानून का उल्लंघन कर हमारे विधायकों को अपनी ओर किया गया है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। मायावती ने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। हम गहलोत को सही मौके पर सबक सिखाने का इंतजार कर रहे थे। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि दुख की बात यह है कि गहलोत ने अपने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी बदनीयत से बीएसपी को राजस्थान में गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे 6 विधायकों को असंवैधानिक तरीके से कांग्रेस में विलय करने की गैर कानूनी कार्रवाई की है। मायावती ने कहा कि यही गलत काम उन्होंने पिछले कार्यकाल में किया था, इसलिए बीएसपी की ओर से सभी 6 विधायकों को व्हिप जारी कर निर्देशित किया गया है कि ये सदन में कांग्रेस के खिलाफ ही मत डालेंगे। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के विलय का मसला हाईकोर्ट भी पहुंचा था, जहां पर बीजेपी विधायक ने एक याचिका लगाई थी और बसपा भी उसमें पार्टी बन गई थी। हालांकि अदालत ने याचिका खारिज कर दी थी। अब मंगलवार को बीजेपी विधायक मदन दिलावर की ओर से एक नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र पर सवाल उठाए हैं। कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर लिखा है कि क्या कलराज मिश्र ने संविधान की शपथ ली है या फिर भारतीय जनता पार्टी के हितों की शपथ ली है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या राजस्थान की हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ की ओर से तय नियमों का पालन नहीं करेगी। क्या कोई दूसरा कानून है जिसका पालन हो रहा है। दरअसल विधानसभा सत्र न बुलाने को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार राज्यपाल पर सवाल उठा रही है। कपिल सिब्बल समेत कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने राज्यपाल कलराज मिश्र को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखने वाले कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, अश्विनी कुमार हैं, जिनमें उन्होंने कहा है कि अगर विधानसभा सत्र नहीं बुलाया जाता है तो फिर राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। गौरतलब है कि कपिल सिब्बल ने अदालत में राजस्थान विधानसभा स्पीकर की ओर से पक्ष भी रखा था। कांग्रेस सरकार की ओर से राज्यपाल कलराज मिश्र को विधानसभा सत्र बुलाने के लिए कहा गया है। हालांकि राज्यपाल ने कोरोना वायरस संकट साथ ही चिट्ठी में स्पष्टता न होने की बात कही है। इसके अलावा अब विधानसभा सत्र बुलाने के लिए 21 दिनों के नोटिस की बात सामने आई है। यही कारण है कि कांग्रेस की ओर से लगातार कलराज मिश्र को निशाने पर लिया जा रहा है। कानपुर शूटआउट के मुख्य आरोपी विकास दुबे के करीबी जयकांत वाजपेयी उर्फ जय वाजपेयी पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। जय वाजपेयी की संपत्तियों की जांच आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय करेगी। इस मामले में उत्तर प्रदेश गृह विभाग ने आयकर और ईडी को पत्र भेज दिया है। पत्र में कहा गया है कि कानपुर के अभियुक्त जयकांत वाजपेयी की ओर से अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति की जांच आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय से कराए जाने का अनुरोध प्रदेश सरकार ने किया है। गृह विभाग के प्रवक्ता ने बताया है कि कानपुर एसएसपी की ओर से रिपोर्ट में चौबेपुर घटना के आरोपी जयकांत वाजपेयी पर अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति का प्रकरण प्रथम दृष्टया सत्य प्रतीत होता है। इस कारण आयकर और ईडी से जांच कराने का अनुरोध शासन ने किया गया है। आयकर और ईडी संपत्ति की जांच करके विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रदेश सरकार को देगी। दरअसल आरोप है कि जय वाजपेयी ही विकास दुबे के पैसों का हिसाब रखता था। उत्तर प्रदेश के कानपुर का लैब असिस्टेंट की किडनैपिंग और मर्डर केस अभी लोग भूले नहीं थे कि गोरखपुर के किडनैपरों ने 1 करोड़ के लिए एक नाबालिग को अगवा कर मार डाला। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों पर एनएसए लगाने की तैयारी कर ली गई है। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए पुलिसकर्मियों की जवाब तय करने और मामले की सुनवाई
फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने का आदेश दिया है। 5वीं में पढ़ने वाला बलराम गुप्ता रविवार दोपहर 12 बजे घर से खाना खाने के बाद दोस्तों के साथ खेलने गया था, लेकिन 3 बजे एक फोन कॉल से पूरा घर हिल गया। पता चला कि बच्चे का अपहरण कर लिया गया है और 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांग की गई है, लेकिन घर वाले इतनी बड़ी मांग जब पूरी नहीं कर सके तो अपहरणकर्ताओं ने बच्चे की हत्या कर शव गांव के पास ही नाले में फेंक दिया। शव बरामद होने के बाद पुलिस ने अपहरण और हत्या के इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 3 पर हत्या और 2 पर फर्जी कागजातों पर सिम कार्ड बेचने का आरोप है, लेकिन इनमें एक नाम निखिल भारती का है जो चौंकाने वाला है, क्योंकि वो बलराम का न तो सिर्फ जानकार था बल्कि कई दफे उसके और दोस्तों के साथ खेलता भी था। फिलहाल अब इस पूरे मामले की जांच जारी है। बिहार के समस्तीपुर में कल्याणपुर के नामापुर से एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां बागमती नदी में 8 लोग बिजली के तार की चपेट में आ गए। ये लोग बांध पर सोने जा रहे थे, इस दौरान बीच में ही बिजली के तार की चपेट में आ गए। इस हादसे में 6 लोग करंट लगने से बुरी तरह से झुलस गए, जबकि 2 लोगों के लापता होने की खबर है। इस हादसे में घायल सभी लोगों को आनन फानन में कल्याणपुर पीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां एक लड़की की नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे समस्तीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। दूसरी तरफ लापता हुए बाढ़ पीड़ितों की नदी में तलाश जारी है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बागमती नदी में पानी का स्तर ज्यादा हो गया है, जिसके कारण पीड़ितों के घर में बाढ़ का पानी घुस गया है। इसलिए एक नाव पर 10 से 11 लोग नामापुर गांव से सवार होकर बांध पर सोने के लिए जा रहे थे। रात के अंधेरे में नाविक को 11,000 वोल्ट का तार दिखाई नहीं दिया, जिसके कारण इसकी चपेट में आने से सभी नाव सवार झुलस गए और पानी में गिर गए। इनमें से 8 लोगों को पानी से बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 2 लोगों के बाढ़ के पानी में बह जाने की आशंका है। बिहार में प्रलयकारी बाढ़ की विनाशशीलता अभी जारी है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। इस बीच मौसम विभाग के संकेत ने लोगों की बेचैनी और बढ़ा दी है। पूर्वानुमान के मुताबिक बिहार और नेपाल के निचले इलाकों में 1 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। इसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। बता दें कि बिहार में पहले से ही बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। यहाँ 7 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और भारी बारिश से बाढ़ प्रभावित 15 जिलों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ मोतिहारी में सोमवती नदी पर बना पुल तेज बहाव से महज 5 सेकंड में टुकड़े टुकड़े हो गया। कोटवा में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से सोमवती नदी उफान पर है। आसपास के तमाम इलाके जलमग्न हो चुके हैं। कटिहार में गंगा और महानंदा नदी उफान पर हैं। उधर दरभंगा में बागमती नदी का जलस्तर लगातार चढ़ रहा है। तमाम इलाके जलमग्न हो चुके हैं। बिहार के 15 जिलों के 93 प्रखंडों की 765 पंचायतों में करीब 24.42 लाख लोग प्रभावित हैं, जिनमें 10 लाख से ज्यादा लोगों की हालत ज्यादा खराब है। सबसे ज्यादा दरभंगा जिला प्रभावित हुआ है, जहां 14 प्रखंडों में 8.87 लाख लोग विस्थापित हो गए। सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, खगड़िया और सारण बांध से प्रभावित है। असम में बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। प्रदेश के 33 में से 22 जिलों में 22.34 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राज्य से एक व्यक्ति की मौत होने की सूचना मिली है। राज्य के गोलाघाट जिले के बोकाहाट में एक व्यक्ति की मौत होने से इस साल बाढ़ और भूस्खलन से 129 लोगों की मौत हुई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक बाढ़ जनित घटनाओं में 103 लोगों और भूस्खलन में 26 लोगों की मौत हुई है। गोलपाड़ा सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां पर 4.62 लाख लोग प्रभावित हैं। हालांकि असम में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर नीचे आने लगा है, लेकिन बाढ़ का कहर अभी भी जारी है। बारपेटा जिले में तमाम गांव अब भी पानी में डूबे हुए हैं। लोगों ने सड़कों पर आशियाने बना रखे हैं। ग्रामीण किसी तरह बच्चों और मवेशियों की जान बचाने में जुटे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। इस बीच घाटी से अनुच्छेद 370 को हटे 1 साल पूरा हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की ओर से
कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाई जाए। यही कारण है कि बॉर्डर पर कई मोर्चों पर पाकिस्तान समर्थित आतंकी इस ओर आने की कोशिश में है। पिछले कई दिनों में से कोशिशें हुई हैं, लेकिन हर बार सुरक्षा बलों ने इसे नाकाम कर दिया। पाकिस्तानी सेना लगातार बॉर्डर पर गोलीबारी कर ध्यान भटकाने की कोशिश करती है ताकि आतंकी घुसपैठ कर सके। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार जैश ए मोहम्मद के आतंकी केरन सेक्टर के पास से घुसपैठ की फिराक में है। इसके अलावा तंगधार सेक्टर, जहां पर अधिकतम घुसपैठ होती है, वहां भी अल बदर के आतंकी घात लगाए बैठे हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी हुई थी। उसका कारण अनुच्छेद 370 हटने के 1 साल का पूरा होना है। साथ ही 15 अगस्त की तारीख नजदीक है। हर साल पाकिस्तान की कोशिश इन दोनों के बीच में अशांति फैलाने की होती है। दरअसल पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल ये भी है कि कश्मीर में पिछले दिनों में कई बड़े एनकाउंटर हुए हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ढूंढ कर मारा है और बड़ी संख्या में आतंकियों को मौत के घाट उतारा है। यही कारण है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और नए आतंकी भेजकर कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। नेपाल के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ प्रशासन की ओर से भेजे गए एक पत्र को लेकर विवाद छिड़ गया है। धारचूला के एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला ने एक पत्र लिखकर नेपाल से अपील की है कि नेपालियों को भारतीय क्षेत्र में अवैध तरीके से घुसने से रोकें। नेपाली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पत्र में कहा गया है कि गूंज, कालापानी और लिम्पियाधुरा में नेपाली चोरी छिपे घुस रहे हैं। इससे दोनों देशों के प्रशासन को परेशानी हो रही है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अगर आपको इस तरह की कोई भी जानकारी मिले तो हमें तुरंत सूचना दें। नेपाल की सरकार की तरफ से इस पत्र को लेकर कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन नेपाली मीडिया में इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। नेपाल के प्रमुख अखबार नया पत्रिका ने अपने पहले पृष्ठ पर इस पर कवर स्टोरी छापी है। इसका शीर्षक दिया है भारत का आपत्तिजनक पत्र। दरअसल नेपाल भारत के 3 इलाकों कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा पर अपना दावा पेश कर रहा है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर हैं। राम जन्मभूमि मंदिर के डिजाइन में बदलाव के साथ ही इसे नागर शैली में बनाने का प्लान है। एक शिखर और 5 मंडप गुंबद वाला 3 तल्ले का मंदिर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के मॉडल को 5 अगस्त को राम जन्मभूमि परिसर में देखेंगे और उसी वक्त ये मॉडल आम लोगों के लिए रखा जाएगा। हालांकि सूत्र ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी राम जन्मभूमि मंदिर की डिजिटल प्रस्तुति दिल्ली में ही देख सकते हैं। इस बार प्रधानमंत्री के देखने के बाद ही मंदिर के अन्य विवरण को सार्वजनिक किया जाएगा। इस मंदिर के कुल 17 हिस्से होंगे, जिसे शिखर, गर्भगृह, कलश, गोपुरम, रथ मंडप और अर्थ मंडप, परिक्रमा तोरण, प्रदक्षिणा, अधिष्ठान जैसे वर्गों में बांटा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को मंदिर के भूमि पूजन के बाद करीब 500 करोड़ की सौगात अयोध्या को देंगे, जिसमें 326 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और 161 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। भूमि पूजन के लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा जा रहा है। बता दें कि श्री राम मंदिर के भूमि पूजन में अभी करीब हफ्ते भर का समय बाकी है, लेकिन इसकी खुशी राम की पैड़ी पर कल से ही नजर आने लगी। 5 अगस्त के श्री राम मंदिर भूमि पूजन को यादगार बनाने की अयोध्या में जबरदस्त तैयारी है। कहीं दीवारें, दरवाजों पर रंग रोगन किया जा रहा है, तो कहीं कलाकृतियों और पेंटिंग के जरिए 5 अगस्त के लिए अयोध्या को सुंदर बनाया जा रहा है। कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर अमेरिका में अब तक का सबसे बड़ा रिसर्च शुरू हो चुका है। अमेरिका एक साथ 30,000 लोगों पर वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। सभी वॉलंटियर्स को मॉडर्ना INC की बनाई वैक्सीन दी जा रही है। ये वैक्सीन उन चुनिंदा कैंडिडेट्स में से एक है जो कोरोना से लड़ाई की रेस के आखिरी चरण में है। हालांकि अभी तक इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है कि मॉडर्ना की वैक्सीन वायरस से इंसानों को बचा पाएगी। इस स्टडी में वॉलंटियर्स को इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि उन्हें असली वैक्सीन दी गई है या इसका डमी वर्जन। 2 डोज देने के बाद इनकी हेल्थ को मॉनिटर किया जाएगा। इसमें देखा जाएगा कि डेली रूटीन में आने के बाद किस ग्रुप ने ज्यादा इन्फेक्शन को महसूस किया। हालांकि मॉडर्ना ने बताया कि 7 दर्जन से ज्यादा परीक्षण स्तरों में वैक्सीन को टेस्ट किया गया था। यहां अच्छे परिणाम मिलने के बाद ही शोधकर्ताओं में वैक्सीन को लेकर उम्मीद बढ़ी थी। चीन के एक प्रमुख डॉक्टर ने कोरोना वायरस को लेकर बड़ा दावा किया है। खास बातचीत में प्रोफेसर कोक युंग
यूएन ने कहा है कि वे मानते हैं कि कोरोना शुरू होने पर स्थानीय अधिकारियों ने इस बीमारी के पैमाने को छुपाया है और मिटा दिए गए थे। हालांकि तब क्लिनिक में जांच की रफ्तार काफी धीमी थी। जब हम वुहान के सुपरमार्केट में गए, वहां देखने को कुछ नहीं था। मार्केट को पहले ही साफ कर दिया गया था, इसलिए आप कह सकते हैं कि क्राइम सीन को पहले ही बदल दिया गया था। चीनी डॉक्टर ने कहा है कि सुपरमार्केट को क्योंकि पहले ही साफ कर दिया गया था, हम किसी भी ऐसी चीज की पहचान नहीं कर सके जिससे वायरस इंसानों में फैला हो। को क्यूंग यूएन ने कहा है कि मुझे भी संदेह है कि वुहान में मामले को छिपाने के लिए उन लोगों ने कुछ किया। उन्होंने कहा कि जिन स्थानीय अधिकारियों को जानकारी आने भेजनी थी, उन्होंने इस काम को ठीक तरीके से नहीं होने दिया। बता दें कि दुनिया के कई देश चीन पर आरोप लगा चुके हैं कि उसने कोरोना वायरस की जानकारी छिपाई है। हालांकि चीन आधिकारिक तौर पर ऐसे आरोपों को खारिज करते हुए नजर आता है। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 14,82,000 के पार पहुंच गई है। देश में कोरोना के अब तक 14,82,503 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 9,53,189 लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 33,448 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अभी 4,95,443 एक्टिव केस हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में 24 घंटे में 7,924 नए मामले सामने आने के साथ ही कुल मरीजों की संख्या 3,83,723 हो गई है। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर 613 नए मामले सामने आए। इसके बाद कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1,31,219 हो गई है। तमिलनाडु में 24 घंटे में 6,993 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या 2,20,716 हो गई है। राज्य में अब तक इस महामारी से 3,571 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में 6,051 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 1,02,349 पर पहुंच गई है। केरल में 702 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या 19,728 हो गई है। राजधानी दिल्ली में अब कोरोना केस कम होने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 613 नए मामले रिकॉर्ड हुए हैं। इस तरह से दिल्ली में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,31,219 हो गए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 26 मरीजों की मौत भी हुई है। इस तरह से दिल्ली में कुल मौत का आंकड़ा 3,853 तक पहुंच गया है। हालांकि दिल्ली में अब तक कुल 1,16,372 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु शुरुआत से ही अति संवेदनशील हैं। महाराष्ट्र में पहले दिन से ही कोरोना का ग्राफ बढ़ा है, जबकि दिल्ली और तमिलनाडु में उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। यही वजह है कि अप्रैल माह के पहले सप्ताह तक दिल्ली दूसरे स्थान पर थी। इसके बाद मई तक तमिलनाडु और उसके बाद फिर दिल्ली वापस थी। अब तमिलनाडु एक बार फिर से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। गुजरात में भी संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में अब तक 56,874 संक्रमित पाए जा चुके हैं। सोमवार को 1,052 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में 22 नई मौत के साथ अब तक इस वायरस से 2,344 मरीजों की जान जा चुकी है। वहीं आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी कोरोना महामारी पर रोक लगती हुई नजर नहीं आ रही है। नए मामले लगातार यहां पर बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 3,505 नए केस मिले हैं और मरीजों का आंकड़ा 70,493 पर पहुंच गया है। राज्य में अब तक 1,456 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा असम में सोमवार को कोरोना के 1,348 नए मामले दर्ज किए गए हैं। नए आंकड़ों के अनुसार राज्य में अब कुल संक्रमितों की संख्या 33,577 हो गई है, जिनमें से 8,085 सक्रिय मामले, 25,403 स्वस्थ और 86 मौतें शामिल हैं। मध्य प्रदेश में 789 नए केस के साथ अब 28,589 संक्रमित मिल चुके हैं। राजस्थान में 1,134 केस मिले हैं। राज्य में अब तक 37,564 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि ओडिशा में 1,503 नए मरीजों के साथ 26,892 मरीज संक्रमित पाए जा चुके हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में सोमवार को कोरोना वायरस के 367 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,980 हो गई। राज्य में 2,763 एक्टिव मामले हैं।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कोरोना समीक्षा बैठक में फैसला लिया गया है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्रों में लॉकडाउन की अवधि को अब 6 अगस्त तक के लिए बढ़ाया जाएगा। कोरोना समीक्षा बैठक में ये भी तय किया गया है कि जिले में कोरोना संक्रमण वाले इलाकों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन के संबंध में निर्णय लेंगे। इस समीक्षा बैठक में राजधानी रायपुर के कलेक्टर ने जिले के 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश दिया गया है। राजधानी रायपुर के अलावा बिलासपुर और दुर्ग जैसे बड़े शहरों में भी लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इन दोनों शहरों में भी लॉकडाउन 6 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले इन सभी शहरों में 28 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, जो अब 6 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा सोमवार को 1.64 करोड़ पार कर गया है। वहीं इससे मरने वालों की संख्या 6.52 लाख से ज्यादा हो चुकी है। अमेरिका और ब्राजील इसकी गिरफ्त से पूरी तरह से प्रभावित है। इस बीच अमेरिका में सोमवार से मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन का अंतिम ट्रायल शुरू हो रहा है। अमेरिका वैक्सीन बनाने वाली मॉडर्ना कंपनी को मदद के बतौर $472 करोड़ भी दिए हैं। अमेरिका में कुल संक्रमित 43.71 लाख के पार हो चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 1.49 लाख को पार कर चुकी है। इन हालातों में अमेरिका का वैक्सीन निर्माण में बेहद करीब पहुंचना पूरी दुनिया के लिए आशा की किरण मानी जा रही है। मॉडर्ना इंक ने अमेरिका से वैक्सीन की मदद के लिए राशि मिलने की पुष्टि कर दी है। कंपनी ने कहा है कि इस राशि से हमें वैक्सीन के सोमवार से शुरू हो रहे अंतिम चरण के ट्रायल में काफी मदद मिलेगी। ट्रंप ने अप्रैल में भी कंपनी को $483 करोड़ की मदद दी थी। इस वैक्सीन के परिणाम वर्ष के अंत तक आने की उम्मीद है। इस बीच ब्राजील में 24 घंटे में 24,000 नए मामले सामने आए हैं और 500 से ज्यादा मौत हुई है। देश में अब तक कुल 24.19 लाख से ज्यादा संक्रमित पाए जा चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 87,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ओडिशा में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। पुलिस प्रशासन को इसके लिए जगह जगह तैनात किया गया है ताकि लोग बेवजह बाहर ना निकले। इसके अलावा लोगों को घर में रहने की अपील की जा रही है। बता दें कि ओडिशा में 26,892 लोग कोरोना की चपेट में हैं, जबकि 16,793 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। 147 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई है। झारखंड के 8 जिलों में बीजेपी कार्यालयों का उद्घाटन किया गया है। कार्यालयों का उद्घाटन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से किया गया है। वहीं समारोह में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता वर्चुअल रूप से मौजूद रहे। इस दौरान जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले बिरसा मुंडा का भी जिक्र किया। पंजाब के कपूरथला में एक्साइज विभाग की सहायता कमिश्नर हरदीप कौर भबरा ने इलाके में चल रहे शराब माफिया की हरकतों पर लगाम कस दी है। हरदीप कौर की टीम ने सुल्तानपुर लोधी के गांव डडभिंडी के नजदीक 585 अलग अलग ब्रांड की नाजायज शराब की पेटियां बरामद कर ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। कोरोना के कारण एचआरटीसी की 24 इलेक्ट्रॉनिक बसें कुल्लू और मनाली में खड़ी हैं। इससे एचआरटीसी को लाखों का नुकसान हो रहा है, लेकिन इन 4 माह में बिजली बोर्ड ने एचआरटीसी कुल्लू को बसों की चार्जिंग का करीब 14 लाख का बिल थमा दिया है। इसे लेकर एचआरटी कुल्लू और बिजली बोर्ड आमने सामने हो गए हैं। मामला गंभीर होने पर एचआरटीसी के अधिकारियों ने परिवहन मंत्री को भी अवगत करवा दिया है। दिल्ली निगम का कहना है कि बिजली बोर्ड की ओर से जारी बिल से विभाग संतुष्ट नहीं है। अब उनकी सभी 25 बसें खड़ी हैं, तो इतना भारी भरकम बिल कैसे आया। इसके साथ ही सुंदरम नगर से एक तकनीकी टीम बुलाई गई है जो इलेक्ट्रॉनिक बसों के चार्जिंग पॉइंट की जांच करेगी। करनाल के गांव सलारपुर में एक विवाहित ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर विवाहिता की हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों की माने तो उषा को दहेज के लिए तंग किया जाता था। इतना ही नहीं, उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। इससे तंग आकर उसने अपनी जान दे दी। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ससुराल पक्ष के 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है।